चलो देखो कोरिलेशन में हम लोगों ने कुछ कंडीशन तो पढ़ लिए थे। एक फार्मूला, आज हम लोग सेकंड फार्मूला पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज भी नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। कॉन्सेप्ट जो सारे कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, भी कॉन्सेप्ट कहाँ होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या प्रॉब्लम हुआ तुम लोगों का? टेस्ट बिल्कुल खराब हो गया। सॉल्व करके देखे तो दवा चलिए क्या हमारी क्वेश्चन सारे के लिए उसके बाद सर पहले सॉल्व करवा सकते। हां सर फोर थर्टी के बाद सर बच्चे जल्दी जाएंगे इसलिए कह रहा हूं पहले करवा। क्यों चले जाएंगे? आप तो यूनिवर्स है ना यूनिवर्स 6 क्वेश्चन सारा करा देंगे। अभी कराऊंगा 430 कराऊंगा। पहले तो इसको देख लो। हमारा कोर दिख रहा है रिलेशन कोएफिशिएंट x y बिटवीन x y। एक फार्मूला होता है हमारा PD डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड v, मैग्नीट्यूड d और r u v मतलब कोरिलेशन u v। जैसे इस पर हमारा कोई मैंने इसमें क्वेश्चन लिया, आपको क्लियर होगा ये। देखो बेटी इसी से मैं आपको प्रॉपर्टी समझा दूंगा। ध्यान से देख रहे हैं, दो लाइन है आपके पास, है ना। एक लाइन है 2u + 3x + 4 = 0 और दूसरी लाइन है आपका 4b + 16y + 11 = 0। ठीक है, आपको बताना है rxy = 0.8 गिवन है और आपको निकालना है रिलेशन u और v का। u और v में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट u और v के बीच में क्या होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट u और v के बीच में क्या होगा, ठीक है। तो इसका एक तो शॉर्टकट भी होता है, लेकिन मैं इसको आपको पहले प्रोसेस बताऊंगा, फिर बाद में शॉर्टकट बता देंगे, ठीक है। पहले प्रोसेस देखना कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको यहाँ पे rxy = bd डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड d ruv मतलब mod b mod d, ये पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठा mod b mod d होता क्या है, mod b और mod d क्या होता है। तो देखो यहाँ से पहले आप u और v निकालो, यहाँ से क्या निकालो u और v। अभी मैं दो मेथड बताऊंगा, जो मेथड आपको ठीक लगेगा वो अप्लाई कर देना। पहले तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ से आप पहले u निकालोगे, जब u निकालोगे तो क्या आएगा 2u = -3x + 4 और u की वैल्यू आ जाएगा -3/2 x और प्लस आ जाएगा 4/2, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको 4b ये है आपका, देखना ध्यान से, ये हो गया। u = कितना हो जाएगा -3/2 x प्लस कितना हो जाएगा 4/2 आ जाएगा 4/2। अब x का जो कोएफिशिएंट है ना, जो x का कोएफिशिएंट है वो आपका +1 होना चाहिए। x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए +1। तो x का कोएफिशिएंट +1 लाने के लिए आप क्या करोगे, u = ये +x हो गया, -3 हमारा कहाँ आ जाएगा 2 के नीचे आ जाएगा, तो -2/3 x आ गया और प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आ गया। यही आपका b है। जो x के नीचे जो लिखा हुआ है ना, जो x के नीचे लिखा हुआ है वही आपका b होता है, ठीक है। क्या हुआ, एक बार दोबारा बता। देखो आपके पास ये इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन ये गिवन है और एक इक्वेशन ये गिवन है। आपसे पूछा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y = 0.8 दिया है, आपको निकालना है रिलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट u एंड v के बीच का। हां सर ये -4 नहीं होगा,
कहाँ पे? हाँ प्लस सर, माइनस होगा। ठीक यहाँ तक घंटे थे माइनस फोर होगा। तो मैंने क्या काम किया, u की वैल्यू निकालने के लिए u को वन साइड बाकी सबको वन साइड में रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद में 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड हो गया। 2 से डिवाइड करने के बाद में -3 हमारा कहाँ आएगा, ये जो -3 कोफिशिएंट दिया है x का वो आएगा नीचे -2/3 और -2 ये आ जाएगा आपका आर एस में। ये तो आपका आ गया b। हां डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमारा रूल है जो u की वैल्यू होगा ना, जो u की वैल्यू होगा x अकेला होना चाहिए, x फ्री होना चाहिए, x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ये BOD तभी निकलेगा आपका। BOD निकालने के लिए मतलब क्या हुआ, x का जो कोफिशिएंट जो हमारा डिवाइड में होगा ना, x सिंगल होगा, फ्री फॉर्म होना चाहिए, यानी उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। एक मेथड में अभी और बता देता हूं, पहले इसे समझ लो फिर बता देता हूं। ठीक है, देखो अब यहां से b निकालो बेटा, यहां से b निकालो। देखो कैसे आएगा b, जब b निकालोगे तो आपका -16y और -11, तो b की वैल्यू हो जाएगा आपका -16y/4 और -11/4। ये आ गया, ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो b हो जाएगा -4y और -11/4। अब -4 को हटाओ बेटे, जब -4 को हटाओगे तो y डिवाइडेड बाय -1/4 आ जाएगा और -11/4 आ जाएगा। ये जो 4 है ना, -4 जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में लेके आएंगे, -1/4 आया समझ, आया कि नहीं? फिर से दोबारा देखना एक बार, तुम अभी आए हो। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन ये, एक इक्वेशन है, और आपको ये निकालना है। यहाँ पे दिया है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y 0.8 हमारे पास गिवन है, और निकालना है इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v की वैल्यू निकालना है। x एंड y गिवन है, u और v निकालना है। इसका एक फार्मूला होता है, जब आपके इक्वेशन होंगे तो ये फार्मूला लगता है rxy bd डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड d, मतलब मॉडुलस v मॉडुलस d। अब क्वेश्चन में उठा BOD होता क्या है, BOD आपका जो होता है x के नीचे जो वैल्यू होता है उसे हम v बोलते हैं, और यहाँ पे y के नीचे जो वैल्यू होता है उसको हम d बोलेंगे। क्या बोलेंगे? d। जो x के नीचे वैल्यू होगा उसको b, और जो y के नीचे जो वैल्यू होगा उसको d। लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, x और y का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। आया समझ में? तो मैंने क्या काम किया, 2u -3x - 4 किया। आया समझ में? फिर u हमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद में -3 कहां आ जाएगा, ये -3 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। इसको हम b बोलेंगे। क्या बोलेंगे? b बोलेंगे। ऐसे हमारा 4b + 16y + 11 = 0 आ जाएगा। 4b = -16y - 11, तो -16 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 4 जा 16, और जो -1/4 है उसको फिर नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगा। आया समझ? आया कि नहीं? d1/4 हो गया, -1/4 हाँ, और बस उसका अब -2/3। बस वैल्यू पुट कर देंगे। आप देखो rxy की वैल्यू हमारे पास 0.8 है, b की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया -2/3, और d की वैल्यू क्या आया, -1/4। d की वैल्यू आपका आ गया -1/4, और होल डिवाइडेड में आ जाएगा मैग्नीट्यूड b, हां 4 है, क्या है, -1/4 है सॉरी। और ये आपका d की वैल्यू हो जाएगा -1/4, और ये हो गया ruv। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, वो सारे कट जाएंगे तो RUV की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 0.8 आ गया। कितना आ गया 0.8, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, एक इसका शॉर्ट मेथड होता है। ठीक है, शॉर्ट मेथड ये होता है, हम लोग साइन देख लेते हैं, क्योंकि जो RXY की वैल्यू चेंज नहीं होगा बेटे। RXY की वैल्यू अगर आपसे पूछा गया है, RXY पूछ ले या RUV की वैल्यू पूछ ले, और दो रिलेशन गिवन होगा तो प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है, या तो 0.8 होगा या -0.8 होगा, दोनों में से केवल एक ही होगा। आ रहा समझ में? और बाकी तो कट जाएंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं होता, बाकी तो कटेंगे। कि दो कंडीशन पॉसिबल है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब प्लस हमारा कहां पे होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से देख लेते हैं कि हमारा ये नेगेटिव में जा रहा है, ये भी हमारा नेगेटिव में जा रहा है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो ऑलवेज ये क्या होगा, वही वापस आ जाएगा। आ रहा समझ में? अगर डिफरेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव दे देता है। अब इसका एक शॉर्टकट देखते हैं। पहले मुझे बताओ ये प्रोसेस समझ में आया? नहीं आया? आ गया सर।
b किसे बोलोगे और d किसे बोलोगे? जो x के नीचे लिखा होगा x बिल्कुल अकेला होना चाहिए, y बिल्कुल अकेला होना चाहिए, और x के नीचे डिवाइड के नीचे जो भी कंडीशन आएगा वो आपका b होगा, और जो y के नीचे आएगा वो आपका d होगा। बस समझ आ गया? बाकी से हमें नहीं मतलब है, कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं है, उधर क्या है क्या नहीं है, ठीक है? हमें b और d से मतलब है, ठीक? अब देखो इसका दूसरा मेथड, एक मेथड और है, हमें निकालना है rxy। तो rxy की वैल्यू हमने यहाँ पे x और y वैल्यू दे रखा है, मेरे पास 0.8 दिया हुआ है, rxy की वैल्यू 0.8 दिया हुआ है ना? आप यहाँ से ruv की वैल्यू अगर निकालोगे, ruv की वैल्यू ruv ऐसे लिख लो, और u की वैल्यू देखो रख दो उठा के, u की वैल्यू क्या रखो, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे रखो, ये जरूरी नहीं है, शॉर्टकट में डायरेक्ट वो रख दो u की वैल्यू, जो ऊपर निकाले ना वही रख दो। u की वैल्यू क्या निकला है? -3/2x और -4/3, कॉमा, अब v की वैल्यू लिख दो, v की वैल्यू क्या है आपका? -4y और क्या है -11/4, ये है। अब इस y के कोफिशिएंट का और x का कोफिशिएंट का आपस में साइन का मल्टीप्लाई करो, वैल्यू का नहीं साइन का, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जब प्लस हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो rxy की वैल्यू वही आएगा जो ruv की वैल्यू है, इसकी वैल्यू वही 0.8 हो जाएगा। इस शॉर्ट में अगर ये आपका माइनस, देखो दोबारा देखो यहाँ पे ruv लिखा मैंने, ruv शॉर्टकट है, शॉर्टकट में ruv लिखोगे, u की वैल्यू लिख दोगे, u की वैल्यू ये वाला जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में इसकी जरूरत नहीं है, आ रहा समझ में? और उसके बाद v की वैल्यू ये लिख दोगे, ये वाला लिख दिया मैंने, v की वैल्यू है ना? तो हमने यहाँ u और v की वैल्यू लिख दिया। अब x का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। अब साइन देखो, वैल्यू मत देखो, x का कोफिशिएंट नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव, इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब जो हमारा xy का कोफिशिएंट जो rxy है वही हमारा ruv होगा, सेम होगा, कोई इसके साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा -0.8 हो जाएगा। और कैसे आएगा नेगेटिव? आप लोग यहाँ फॉर्मूले से देखोगे, फॉर्मूले से क्लियर है बेटे, आप ये देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं ये प्लस है माइनस है, ये प्लस कर देते हैं, जब ये प्लस कर देंगे तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये नेगेटिव को जैसे ही रिप्लेस करोगे नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, आ रहा समझ में? मतलब rxy का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा, आ रहा समझ में? बस यहाँ पे प्लस माइनस का ही दिक्कत आएगी, प्लस और माइनस कब होगा? जब अपोजिट साइन होंगे तो माइनस होंगे, सेम साइन होंगे प्लस होगा, यानी कि जब दोनों प्लस प्लस है, अगर a भी प्लस है और a भी प्लस है तब भी आंसर प्लस में आएगा, ये माइनस है तब भी आंसर प्लस में आएगा, अगर ये प्लस और ये माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, ये माइनस और प्लस है तब भी आंसर आपका माइनस में आएगा। बात समझ आ गई? आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? समझ गए? देखो ऐसे ही ये तो एक हमारे पास, एक तो ये हो गया, अब हम लोग दूसरा आ गए, तुम्हें नहीं आया रोहन? आ गया। आ गया? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक पढ़ेंगे, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसका होगा R सर हाँ पानी बोतल रखी कर दें। हाँ उनका फैन ना फटे। कैमरा में सर कहीं मत दो पानी फिर कर लो सर, ऐसा करो। अरे भाई ये तुम्हारा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना? रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ये क्या होता है? देखो याद बहुत आसानी से हो जाएगा। मेन तो इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये वाला, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बहुत ही कम चांस से आपको मिले, मतलब मान के चलो 5% चांस से जो मिलेगा, मतलब टेस्ट में आएगा, टेस्ट में नहीं, मतलब एग्जाम में ज्यादातर इससे क्वेश्चन आता है आपका,
ठीक है। आप ये समझो यहाँ पे होता क्या है चीज, आर आर रैंक निकालना है, यानी कोरिलेशन का हम लोग रैंक निकालेंगे, ठीक है। कोरिलेशन का रैंक निकालने के लिए डी आपका जो होता है डिफरेंस होता है, डेविएशन होता है, डेविएट होता है, कितना डेविएट होगा तो फिर रैंक से अभी बताया जाएगा, और एन आपका नंबर है, कितने हमारे डेटा है, ठीक। अब मैं इसको क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, और ये अप्लाई होगा टाई, जहाँ पे टाई आ जाएगा, टाई का मतलब जहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएंगे वहां पे ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है आपका, ठीक। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो देख लो आप, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, यहाँ पे आपके पास दिया है एग्जांपल है आपका 18.9, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, सेल है, एडवर्टीजमेंट है, सेल को मैंने एक्स सेलेक्ट किया और एडवर्टीजमेंट को मैंने वाई सेलेक्ट किया, और ये हो गया 90, 95, और फिर आपका आएगा 68, फिर ये आ जाएगा आपका 90, 85, 68, फिर 75, फिर 82, और फिर आपका 80, 95, 70, और y की वैल्यू आ जाएगा आपका 7, 6, 2, 3, 4, 5, 8 और 1। ये आपका x y है ना, x y, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको रैंक निकालना है इसका, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, पहले क्वेश्चन आप समझ लो, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। सेल्स और एडवर्टाइजमेंट में आपको रैंक निकालना है, ये आपका सेल्स है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है। तो रैंक निकालने का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, देखना रैंक हम कैसे निकालते हैं। रैंक के लिए हमारे पास क्या होगा, पहले हम लोग रैंक निकालेंगे किसका, सेल्स का। बेटे ये सेल है आपका, यहाँ मैं लिख देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाओ, ये सेल है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। अब सुनो रैंक कैसे निकालेंगे, पहले इसका नंबर करो, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 95 है, हाँ एक ऐसे नंबर लिख दो, और फिर उसके बाद 2, 3, और फिर 80 के बाद 75 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 68 है ना। अब इसके ऊपर यहाँ पर रैंक लिखेंगे, रैंक हम लोग लिखेंगे x का, रैंक लिखेंगे x का, है ना। x का रैंक हम लिख देंगे, 90 हमारा कितने नंबर पे है, दूसरे पे, 85 तीसरे पे, 68 आठवें नंबर पे, 75 आपका 6 पर है, 82 आपका 4 नंबर पर है, 80 आपका 5 नंबर पर है, 95 आपका 1 पर है, और 70 आपका 7 पर है। आ रहा समझ? चलो इसी पे देख के बताओ, ये बताओ इसका रैंक बताना, ये तो हमारा एडवर्टाइजमेंट का रैंक सर असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे तो 1 2 3 4। हाँ बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बताओ, तभी डी आएगा, डी का डिफरेंस होता है, इन रैंक का आपस में डिफरेंस होता है डी, बताओ। इस पे देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 8, ये आपका कौन से नंबर हो जाएंगे, 8 है ना। फिर इसके बाद कौन सा है, 7, 2 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 3, 5 हो जाएगा, 4, फिर आपका क्या आएगा, 3 आएगा ये, है ना, और फिर 2 नहीं ये 4 5 आएगा ना, ये 5 आएगा, और ये आएगा 6, और कुछ गलत हो गया, एक मिनट फिर से पहले नंबर पे क्या है, यहाँ पे 8 है ना, 8 हमारा पहले पे आ गया, 7 दूसरे पे आ गया, 6 3 पे आ गया, 4 आपका 5 आएगा, 4 पे आएगा ना, ये 5 पे आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, और 8 है, 8 आ रहा समझे, रैंक आ गया। अब इनका डी निकालो, डिफरेंस, इनका क्या निकालेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होगा, देखो डिफरेंस जो होता है आपका x माइनस y कर देंगे, x माइनस y, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 7 1, और फिर आपका 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 4 माइनस 7, है ना, यही है। हाँ कोई बात नहीं। अब इसके बाद डी निकालने के बाद में देखो आपका यहाँ पे फार्मूला देखो बेटे, फार्मूले में क्या है, डी स्क्वायर है, आपने अभी जो डी निकाला, अभी आपने डी निकाला, डी स्क्वायर हम निकालते हैं, जब डी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो डी स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर पे आपका 0 आएगा,
0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, फिर ये भी 1 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी क्या आएगा 1 आएगा। अब इनको ऐड कर लो, कितना आएगा 4 आएगा, 4 आ गया। चलो पुट कर दो। अब आपका आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 6 into 4 हो जाएगा। n की वैल्यू कितना लोगे 8 है ना, n की वैल्यू टोटल हमारा डेटा 8 है, तो 8 into 8 स्क्वायर माइनस 63 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर देना, 3 आ जाएगा, तो 1 माइनस 3 बाई 63 भी कट जाएगा, 1 बाई 21 आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आंसर 0.95। ये आपका आ गया रैंक, आ गया कोरिलेशन कोफिशिएंट का। समझा भैया? आ गया हां x मतलब ये और हां और y तो काम है ना। नहीं काम तो है सबका, तभी तो डी आएगा। डी कैसे निकलेगा, x माइनस वाई निकलेगा, x माइनस वाई करोगे तो भी डी आएगा ना, काम तो है ही है इसका। डी होता है क्या है, डिफरेंस होता है। दो डेटा हमारे पास होगा, उन दोनों डेटा का क्या होगा, डिफरेंस होगा। इतना ही करना। दूसरा मतलब इसी के लिए, दूसरा फॉर्मूला टाई के लिए मैं बता रहा हूँ। ये किसके लिए? ये तो हमारा इसमें कोई वैल्यू ऐसा रैंक आया कि जो टाई हो रहा है, मतलब डबल आ रहा है। 3 है तो कहीं 3 3 आ रहा है, बराबर आ रहा है, ऐसा तो नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा आएगा डेटा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, बताऊंगा वैसा डेटा बताऊंगा। चांस कम है आने का, लेकिन मैं बता देता हूँ। समझ आ गया आपका? ये आप फिर देख लो एक बार, ये सारे डिफरेंट आए नंबर के लिए आए सिवाय, सारे नंबर डिफरेंट है कि नहीं है, सारे नंबर डिफरेंट है। क्या कोई नंबर सेम आया है, जैसे 2 3 7 6 5 5 कहीं और आया है नहीं, 4 कहीं और आया है नहीं, यानी आप इसमें जितने भी नंबर्स देख रहे हैं सारे अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है। और जब कोई सेम नहीं तो इसे टाई नहीं बोलेंगे। टाई का मतलब क्या होगा, जब आपको सेम मिल जाएंगे। ठीक है, आ गया। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। Rank of correlation coefficient क्या हो गया, तुम लोग फोन बोलते रहते हैं। एक मैंने दिया इको मार्क, और एक है आपका स्टैट्स मार्क। ठीक है, ये हमारे पास आएगा और स्टैट्स मार्क्स हमारे पास 90। हमारे पास इको मार्क्स है और एक हमारे पास स्टैट्स मार्क्स। अब हम लोग इसमें रैंक देखेंगे बेटे, रैंक देखेंगे इनका। रैंक देखने के लिए पहले हम लोग इको का रैंक देखेंगे, रैंक ऑफ इको। रैंक इको का देखेंगे तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चलो देखो इको का रैंक सबसे पहले 80 आपका पहले नंबर पर है, फिर दूसरे नंबर पे क्या है आपका 62 है ना, ये आपका दूसरे नंबर पर है। जवाब हो गया चला अच्छा ऐसी ये देखना सर हां बोलो हां ऐसी बात हो गया बंदा चला ना हां कैसे चलो बेटे रैंक बताना इसका, इको का रैंक, इको का रैंक 1 हो गया, फिर आपका 62 आएगा 2, फिर आपका 60 आएगा 3, फिर आपका 65 का अच्छा ये स्टेट में है, मैं तो स्टेट इसमें बताओ, इसमें अभी तो 60 तक 60 हो गया, 56 हो गया, 4 52 बार है, 5 5 हो जाएगा बस 48 और 48 कितना है ना। बड़े ध्यान से सुनना, ये आपका 5 है नहीं 5 6 7 आएगा, ये 7 आएगा, ये 5 और 6 कितना हो गया 11,
और 11/2 का मतलब कितना हो गया 5.50, इसको कर देंगे 5.50, इसको कर देंगे, नहीं समझे? ऐसे करेंगे, सेम आ रहा है ना? देखो बेटे आपका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका 50 से 50 दो बार आ रहा है ना? तो इसको 5 और 6 दोनों में से किसी को भी मान लो, चाहे 5 से मान लो, 6 से मान लो, 6 से मान लो, 5 से मान लो, किसी दोनों को 5 नहीं मान सकते? नहीं, दोनों को सेम नहीं मान सकते क्योंकि डेटा एक कम हो जाएगा ना आपका। डेटा 1 2 3 4 5 6 7 7 होने चाहिए। हां सर ये तो 5 होगी। कौन सा? मतलब दोनों 50 है। हाँ। तो उसको अलग-अलग क्यों मान? या तो देखो 5 और 6 नंबर पोजीशन कितना होगा? 50 50 तो लिखोगे। एक काउंटिंग जब उनका करोगे तो छठे नंबर और पांचवें नंबर भी तो आएगा। आ रहा बात समझ में? उनका जो है क्या हो गया? ऐसे पंखा चला तो वो वैसे ही चला चलो बेटा नेक्स्ट देखना आप। चलो अब इसका देखो रैंक ऑफ स्टेट्स। रैंक ऑफ स्टेट्स का देखना, रैंक ऑफ स्टेट्स का 90 हो गया 1 और 75 दो बार। अच्छा 75 दो बार है तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 2.5 तो 2.5 इसका हो जाएगा और 2.5 इसका हो जाएगा 65। अब 65 तीन बार है तो इसका नाम तो बेटे 4 5 6 4 5 6 15 3 4 5 6 है ना? 5 5 5 4 5 6 आ गया 4 5 6 उनको डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 आ जाएगा यानी कि 5 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5 इससे मिल जाएगा 5 इससे मिल जाएगा 5 इससे मिल जाएगा और ये लास्ट में 7। ये आ गया 7 है। यस सर। हां दोबारा देखो ये देखो 90 है ना? पहले नंबर पे हो गया 90, ऐसे लिख लेता हूं 90 और बता रहे क्या क्या है 75 75 75 और फिर 65 65 65 और आपका 50। अब देखो इसका नाम 1 2 और 3 ये दोनों सेम है तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वल करेंगे। 3 और 2 कितना हो गया 5 5/2 यानी कि 2.5 तो इसको भी 2.5 मिलेगा इसको भी 2.5 मिलेगा। ये हमारा 4 पोजीशन 5 पोजीशन 6 पोजीशन 7 पोजीशन। अब इनको ऐड करेंगे तीनों को और फिर ट्रिपलेट है ये 3 पार है तो 6 5 11 4 कितना हो गया 15 15/3 यानी कितना हो गया 5 तो सारे 5 हो जाएंगे। बात समझ आ गया? और फिर लास्ट वाला हमारा सेकंड बचेगा ठीक। अब d निकालेंगे इनका जब d निकालेंगे तो d क्या आएगा? जब d निकालेंगे तो x - y 1 - 1 0 1.5 ये 2.25 है। 3 आएगा ना? 3.25 3 आएगा। 5 जी है ठीक है मैं 25 दिखा रहा हूं। नेक्स्ट कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये आ गया आया ये समझ आया कि नहीं? बोलो अंशी नहीं समझे आगे हो गया बता छोड़ दिया समझ में आया? अब देखो d स्क्वायर निकालो बेटे d स्क्वायर क्या आएगा? d स्क्वायर 0 आएगा 2.25 in 9 और ये 4.25 और 4 ये आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे ऐड क्या आएगा 44.5 देखो d स्क्वायर तो मुझे पता चल गया बेटे। अब ये जो टाई वाला है ना इसको हमें लिखना पड़ेगा अलग से। ये होता क्या है tj क्यूब माइनस tj इसका मतलब क्या होगा? आप ये देखो इसमें जो है आपका टाई tj मतलब टाई हो गया ठीक है और माइनस tj मतलब यहाँ पे कितने हमारे पास टाई हो रहे हैं इस डेटा में? 2 हो रहे हैं है ना? तो आप लिखोगे पहले इसको अलग से निकालो 2 क्यूब माइनस 2 हो गया फिर प्लस पहले इसको अलग से निकाल रहे बेटे। ये वाली वैल्यू हम अलग से निकाल रहे हैं ये वाली वैल्यू अलग से निकाल रहे हैं तो 2 क्यूब माइनस 2 हो गया। ये पहले डेटा इकोनॉमिक्स का था बोलो स्टैट्स में देखना बेटे स्टैट्स में 2 एक बार 75 तो ये भी 2 क्यूब माइनस 2 हो जाएगा और इकोनॉमिक और एक और आया 65 ये 3 बार है ये 3 बार है प्लस 3 क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 12 इनका सॉल्व करो कितना आएगा? सर 3 आएगा
सर भी आएगा, टोटल भी आएगा। टोटल 3 आएगा। क्या बोल रहे बेटे? टीजे लिखा है यहाँ पे, अगर आप टीजे ये अपने पहचान है, आप टीजे लिख दो, टी आई लिख दो, आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे आई मान लो, है ना, इसका कोई वो नहीं है। ये टी का मतलब होता है टाई, बस इतना समझना, टी का मतलब होता है टाई। तो इसमें कितने टाई हुए हैं? इसमें कितने टाई हुए हैं? 2, तो 2 क्यूब माइनस 2 हो गया। इसमें कितने टाई हुए? 75 2 बार हुआ है, फिर 2 क्यूब माइनस 2 हो जाएगा, और 65 3 बार हुआ है, तो 65 3 बार यानी 3 क्यूब माइनस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12। आंसर कितना कितना है? 3 आया बेटे, इसका आंसर 3 आया है। अब आप देखो इसका कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आपको 44.5 है, और प्लस आपके पास ये 3 आ गया, डिवाइडेड बाय n कितना है? 7 है, तो 7 स्क्वायर माइनस 1 आपका हो जाएगा 49 यानी 48 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, हां अब सॉल्व कर लोगे जो आएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ये वाला? ये इसकी वैल्यू मैंने अलग से निकाल लिया बेटे। अलग से कैसे निकालेंगे? पहले आप इकोनॉमिक्स में देखो कौन सा नंबर टाई हो रहा है। 50 2 बार हो रहा है, बस 2 क्यूब माइनस 2 हो जाएगा सर 0.15 आ रहा है। हम बता रहे हैं। और इसमें स्टैट्स में आपका 75 2 बार आ रहा है, तो 2 क्यूब माइनस 2 स्टैट्स के लिए हो गया, और 65 3 बार आ रहा है, तो 3 क्यूब माइनस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय उतनी बार आएगा, है ना। बात समझ में आ गई बेटे? कितना आया आंसर? 0.15। याद रखना इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आएगा, बड़ा नहीं आएगा। हां फॉर्मूले, ठीक है, ये लगा देना 60d²। हां हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे सभी का। हां सर 3 क्वेश्चन और एग्जांपल्स में, ठीक है, वो आप देखो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछना नहीं जाएगा, फिर आप इजीली कर लोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। पहले आप इसे समझो, है ना। देखो तो टॉपिक रह रहे हैं, फिर रिग्रेशन स्टार्ट होगा। रिग्रेशन आज नहीं पढ़ाऊंगा, रिग्रेशन कल पढ़ाऊंगा, आज एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा मैं, है ना। आज मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक बताने के बाद में क्या है, 2 एग्जांपल कराओगे। हाँ 2 एग्जांपल कराने के बाद में मैं आपको कोफिशिएंट बताऊंगा, एक कॉन्करेंट का कोफिशिएंट बताने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि नहीं? कर लोगे ना? देखो देखना है एग्जांपल 18.12 है आपका, क्या दिया है? फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स वाज फाउंड टू इज 50। मतलब सिग्मा डी स्क्वायर डायरेक्ट दे रखा है आपका 8 स्टूडेंट्स है, यानी n की वैल्यू 8 गिवन है, n की वैल्यू क्या गिवन है? 8, n की वैल्यू 8 गिवन है, और क्या गिवन है? स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ रैंक। आपको पता है रैंक का मतलब क्या होता है? 2 डेटा के बीच का डिफरेंस होता है, और 2 डेटा के बीच का डिफरेंस हमारे पास गिवन है, उसको हम किससे लिखेंगे? d से, और स्क्वायर भी दे दिया है, स्क्वायर दे दिया, सारा का सारा कंडीशन दे दिया आपका d स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। कितना गिवन है आपका? कितना गिवन है? 50 गिवन है। तो कह रहा r बताओ क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ रैंक बताना है इसका, तो आप 1 माइनस क्या लिखोगे? सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इनटू n स्क्वायर माइनस 1। आगे सॉल्व कर लोगे? यस सर। बेटे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये गिवन है, ये निकालना है, हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे, ये सब समझा रहे हैं? बोलो आ रहा है, समझा रहे कि नहीं? अब देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है 18.14, इस एग्जांपल को ध्यान से देखना, अच्छा एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। देखो इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इन तीनों एग्जांपल्स के। अभी तक अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें, अगर तुम स्कैनर उठा के देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा तुम्हें इन तीनों पे मिलेगा क्वेश्चन। अगर तुम 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो 20 में तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा इस क्वेश्चन, इस कोएफिशिएंट पर। अब देखना 18.14 में ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन है।
while computing the rank correlation coefficient between profit and investment, दो वैल्यू दिया है, दो यूनिट हमारे पास है, एक प्रॉफिट है और एक इन्वेस्टमेंट है। For the 10 years of a firm, the difference in rank for a year was taken 7 instead of 5 by mistake, and the value of rank correlation coefficient was computed 0.80. What would be the correct value the rank correlation coefficient after rectifying the mistake? मतलब हमें यहाँ पे जो उसका मिस्टेक है ना उसको सही करना है। आरएस ने उसने मिस्टेक किया है, तो मिस्टेक क्या किया है, और उसने जो मिस्टेक किया बेटे आर ही गलत निकाला है, और जब आर गलत निकला हुआ है तो किसी ना किसी कंडीशन से निकला हुआ है, तो आर गलत होने की वजह से यानी सिग्मा डी स्क्वायर भी गलत निकलेगा। तो पहले आप इसे करेक्ट करो, पहले तो आप सिग्मा डी स्क्वायर निकालो। जैसे आप वेरिएंस को सही करते थे, सेंट्रल टेंडेंसी में आप वेरिएंस पढ़े थे ना, वहां पर भी ऐसे डेटा होते थे, आप उसे करेक्ट करते थे, ऐसे यहाँ पर भी हमें करेक्ट करना है इसको। तो चलो देखते हैं हमारे पास डेटा जो गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास आर गिवन है, ये लिख दिया हमने 0.80, और हमारे पास रॉन्ग जो दिया है, रॉन्ग जो डेटा है वो है हमारे पास 5, रॉन्ग डेटा हमारे पास है 5 और हमारा करेक्ट डेटा है 7। ठीक है, और क्या गिवन है, n की वैल्यू 10 इयर्स है ना, n की वैल्यू 10 गिवन है, n की वैल्यू 10 गिवन है। ठीक है, चलो पहले तो हम लोग आर अप्लाई करेंगे। आर इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा। आर की वैल्यू 0.80, 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा। लेकिन बेटे ये इनकरेक्ट है, ये आपका आर क्या है, इनकरेक्ट है। आर इनकरेक्ट है तो सिग्मा डी स्क्वायर भी तो इनकरेक्ट निकलेगा। यस सर, आपको सिग्मा डी स्क्वायर को ही करेक्ट करना है। अगर सिग्मा डी स्क्वायर करेक्ट कर दिया तो करेक्ट आर अपने आप आ जाएगा। नहीं समझे, आर को हाँ कौन सा 6 जो 6 सिग्मा डी स्क्वायर होता है वो, और सॉरी 6 है ना। चलो साल पर बेटे कितना आएगा, सिग्मा डी स्क्वायर निकालो जरा। सर 33 आ जाएगा। हां 33 आएगा पूरा सिग्मा डी स्क्वायर। हां सर, निकाल लिया। ये हो गया 100 माइनस 199, 10 into 99। यहाँ से सिग्मा डी स्क्वायर तुमने निकाल रहे रोहित, कितना आया सर 33 आएगा। 33 आया। बेटे ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसे आप करेक्ट करो। करेक्ट कैसे होगा देखो, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर जब आप निकालोगे, सर 7 का हाँ करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 33, जो आपका यहाँ पे रॉन्ग है, रॉन्ग क्या है 5, और उसके हमारा करेक्ट क्या है 7। तो क्या करोगे यहाँ पे, प्लस किसको करोगे, जैसे कोई डेटा है, अगर हम 5 की जगह पे 7 लिख दिए, 5 की जगह 7 लिख दिए, तो एक टाइप से हमारा 5 को प्लस करें 7 को, हाँ तो सर 7 के स्क्वायर को माइनस करेंगे ना। हाँ 7 का स्क्वायर माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा ये 5 का स्क्वायर बनेगा ना, ये 7 का स्क्वायर आएगा। सर 7 का स्क्वायर आएगा माइनस में 7 सर, गलत तो 7 है। हाँ प्लस 7 है, प्लस 5 स्क्वायर माइनस से 10 हो जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर नहीं कर सकता, वो माइनस 2 का स्क्वायर फर्क पड़ जाएगा, है ना। आ रहा समझ, बात समझ में आया नहीं आया? सुनो इधर देखो, एक बात बताओ, मैंने बड़े ध्यान से देखना, 7 की जगह पे आपने कितना लिख दिया, 7 की जगह पे आपने 5 लिख दिया। कितने की गलती किया, -2 की गलती किया। लेकिन स्क्वायर में कितने की गलती होगी, 2 कैसे निकला आपका, -2 कैसे निकला, -2 आप 5 - 7 किए तब निकल गया 2 -2। वही काम हमने यहाँ पे किया, 5 - 7 का स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर - 7 स्क्वायर करेंगे। नहीं समझे, अगर ये स्क्वायर ना होता तो 5 - 7 करते, यानी कि आपको तुरंत पता चल गया कि मैंने -2 की गलती की है। 5 की जगह मैंने 7 लिखा, यानी -2 की गलती मैंने की है। बात समझ में? अब -2 का मतलब क्या हुआ, माइनस कैसे आया, -2 आया कैसे, 5 से 7 माइनस किया तभी तो आया -2। बस वही चीज यहाँ स्क्वायर में कर दो, 5 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर कर दो। बात समझ में आ गई, बस ये स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आएगा बेटे 9। बस अब वैल्यू बना लो, करेक्ट आर 1 - 6 × 9 1 - 6 × 9 डिवाइडेड बाय 990
आगे सॉल्व कर लेना बेटे 0.95 आएगा 0.95 कॉपी कर दो ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, अब कॉन्करेंट डेविएशन हम लोग पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट सर एक डेविएशन बात बताओ हाँ, इसके बोलिए। अंदर इनकरेक्ट निकालने क्यों है क्या बेटे इनकरेक्ट निकालने क्यों क्या इनकरेक्ट ये निकाला करेक्ट निकालने हाँ के लिए डायरेक्ट निकालने के लिए किया ना मैंने, नहीं समझ में आया? आगे आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आएंगे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट अरे अभी भी सर देखना बेटा क्या हुआ, देखना बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक है कोरिलेशन का, लास्ट टॉपिक दोनों जा रहे हो। देखो बेटे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कॉन्करेंट डेविएशन क्या होता है आपका, मतलब अभी तक आपने रैंक पढ़ लिया, रैंक पढ़ा, कोफिशिएंट आर निकालने को आपने देख लिया है ना, आ रहा समझे। अब यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे आरसी यानी कि कोफिशिएंट कॉन्करेंट डेविएशन कैसे निकाला जाएगा। ये 2c - m/m, मैं इसको क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा फिर ज्यादा क्लियर होगा। आ रहा समझे। क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, दो हमारे पास डेटा है, एक क्लियर है, प्राइस एंड डिमांड है, क्लियर है, प्राइस और डिमांड। ये आपका 99 ऐसे लिख देता हूँ, क्लियर, प्राइस, डिमांड। ईयर है 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। और प्राइस है हमारे पास 25, 28, 30 और उसके बाद है आपका 33, 35, 38, 39, 42, डिमांड जो है हमारे पास 35, 34 बोलते रहो, 35, 30, 29, 23। बेटे इसमें आपको क्या देखना है, 2c - m जो दिया गया है वो डिवाइडेड बाई m, m तो आपके पास यहाँ पे जो साइड होता है, एक बार बताओ, एक को बेस आप मानना पड़ेगा, एक को, जैसे 1990 को आपने ले लिया, 1990 में प्राइस कितना था, 25 रुपए थे, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अब ये 28 आ गया, यानी कि 1990 का कंपेयर करना पड़ेगा, यानी इसको बेस ईयर मानना पड़ेगा, एक को आपको बेस ईयर मानना पड़ेगा। बेस ईयर मान लिया तभी तो आपको पता चलेगा कि 1991 में उसका प्राइस क्या हुआ। 99 किसी को मानना पड़ेगा, किसी को मान सकते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले दिया होगा 1990, जो हमारा ये होगा सबसे पहले, उसी को लेना होगा, ठीक है। तो ये 25 हो गया। अगर वो बोल दिया कि नहीं आप 1990 को नहीं, आप 1994 से आप कंपेयर करो, तब तो 94 से करेंगे, लेकिन हाँ नहीं वैसे गिवन नहीं होता आपका, है ना, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, पहले वाले मानेंगे। अब देखो 25 था, अब यहाँ पे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ प्राइस तो बढ़ गया, तो क्या दिखाओगे, पॉजिटिव, यहाँ भी क्या बढ़ गया,
यहाँ पे क्या हुआ माइनस। माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ प्लस ये भी प्लस ये। प्लस। चलो इसको अब देखो डिमांड देखना, 35 यहाँ पे डिमांड था 1990 में। पढ़ाई बड़ा डिमांड कम हो गई। अब हाँ, अब हमारे पास ये जो 34 है ना 35 है 34 हुआ, यानी कि माइनस हो गया। ये क्या आएगा 35 35 सेम आ गया प्लस होगा। प्लस प्लस 30 पे माइनस 29 माइनस सारे सारे माइनस हो जाएंगे। सारे माइनस हो जाएंगे। हो गया 33 23 है 23 कैसे लगाने की बात है यार। देख लो सही लगा मुझे ना। हाँ अब देखना है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग, आप लोग जानते होंगे ये हमें लिखना है साइन, इसका साइन तो हो गया ठीक है। अब इनका जो है आप लोग मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई अगर हम करें प्लस माइनस कितना होगा, प्लस प्लस कितना होगा और माइनस माइनस कितना होगा, आपके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। बात समझ में आ गई इतनी? इतना आ गया। अब फार्मूला जो देखना, RC इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2C माइनस m डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा। आप ये देखो जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वो कितने आए हैं, पॉजिटिव 2 आए हैं। m की वैल्यू कितना होगा, m मतलब नंबर ऑफ डेटा कितने हैं टोटल, ये 7 एक माइनस हो जाएगा, 7 लेना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, 8 है सर। 8 तो एक माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक आपने बेस मान लिया ना, आपके हैं बेस अकाउंट नहीं करना। ना बेस अकाउंट नहीं करना, आपके एग्जाम में भी आएगा, मतलब इस तरह से 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कि जो आपका m है, m हमेशा जो हमारा ईयर होगा उससे एक कम लेंगे, जो भी हमारा डेटा होगा उससे एक कम होगा m। बात समझना है, कंपेयर करना है ना, एक को तो छोड़ना पड़ेगा ना आपको। बात समझना है। आप देखो प्लस माइनस कितने पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 डेटा का लिखने में 7 को भी तो लेके चले, हम 7 पे लेके चल रहे हैं ना, तो m हमारा यही होगा, जिस पे हमारा प्लस माइनस आया वही लिया जाएगा। आ रहा समझ में? तो m की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो गया आपका 7 और पॉजिटिव नंबर कितने आए हैं आपके 2, पॉजिटिव नंबर 2 आए। अब इसको लिखने का तरीका देखना है, तो यानी कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लिखना। आ रहा समझे? आप ये अंदर वाला लिखना पहले 2c माइनस m डिवाइडेड बाय m, पहले इसे लिखना 2c माइनस m डिवाइडेड बाय m। इसका कैलकुलेशन करो कितना आएगा, कैलकुलेशन 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाय कितना आया। अब सुनो, यहाँ पर गलत बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैंने अलग से लिख के बताया। एक हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब मेरा नेगेटिव वैल्यू होगा ना तो बाहर हम नेगेटिव लेंगे, जब हमारे पॉजिटिव वैल्यू होगा तो बाहर भी हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब जब ये नेगेटिव वैल्यू होगा तो बाहर हम क्या लेंगे, बाहर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। बात समझाएगी नहीं? हाँ, अगर अंडर रूट में अगर हमारा पॉजिटिव आया है, इससे तो आपको पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो आंसर मिलेगा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये, सुनो, ये जो आपका 2c माइनस m बाई m है, RC इज इक्वल टू आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अंडर रूट माइनस 3/7 ये जो है माइनस लेकर के पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज आपका एक बात बताओ, अगर आप अंडर रूट नेगेटिव में आंसर दोगे, सुनो, अंडर रूट नेगेटिव हमारा नॉट डिफाइन होता है, अंडर रूट नेगेटिव मेरा इमेजिनरी होता है, तो अंदर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, अंदर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव क्यों आएगा उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस होने की वजह से कि अगर मान लो आपका माइनस के रिजल्ट आया, अगर ये रिजल्ट आपका माइनस में आया, अगर ये रिजल्ट आपका माइनस में आया तो आपको माइनस लेकर के उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। हाँ बता रहा हूँ, मेरे इतना कंफ्यूजन है यहाँ पे, बता रहा हूँ। मुझे नहीं है, अगर मॉड्यूलस का नाम ऐसे ही मॉडुलस लगा सकते, यहाँ मॉडुलस कर लो बेटे, अगर आपको कंफ्यूजन है। बस इतना माइंड में रखना, इतना माइंड में रखना कि अगर हमारे नेगेटिव आया ना तो बाहर मेरा नेगेटिव होगा, बस जो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, अगर पॉजिटिव है तो बाहर हमें पॉजिटिव में मिलेगा। ये याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बोलो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, जिससे आपको याद रहे। 2c माइनस m ग्रेटर देन 0 अगर है हमारा, मतलब पॉजिटिव है, तो RC की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर 2c माइनस m आपका लेस देन 0 है तो RC की वैल्यू आपका नेगेटिव है। ये लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो। अब देखो
ये देखना, अब इसका कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेटर से कर लेना, हो जाएगा। समझ आ गया? आगे समझ में आगे हो जाएगा। कॉमन सी बात एक्सरसाइज चल रहा है बेटा, रिग्रेशन स्टार्ट होगा, लेकिन रिग्रेशन आज नहीं पढ़ाऊंगा, रिग्रेशन कल पढ़ाऊंगा। आज मैं आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। देखो पहले मैं थ्योरी बता देता हूं। एक्सरसाइज सेट ए, सेट ए, ठीक बेटा, सेट ए। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो सेट बी है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सेट बी। पहले थ्योरी बोल रहे हैं, पहले थ्योरी देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट सेट बी है, सेट बी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप स्कैनर के सारे क्वेश्चन देख लो, सेट बी से ही आए हुए हैं, ठीक है। आरसी इसकी वैल्यू निकालना है, नहीं समझा? आ गया, देखो मैं आपको सबसे पहले थ्योरी बता रहा हूँ। बुक ओपन कर लिया, सेट ए थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग आंसर बताते जाना, मैंने पढ़ा दिया है, जो नहीं आएगा बताते जाऊंगा मैं। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आंसर क्या है। पहला दिया है, बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड, टू वेरिएबल मोर देन टू वेरिएबल at the same point of time, two variable at the different point of time। कौन सा आंसर हो सकता है? बताना बेटे। बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर, हमारे सिलेबस में दो ही कोऑर्डिनेट तो था। आपने बाइवेरिएट डेटा जो अरेंज किया था, दो ही डेटा था, दो डेटा का किया x और y। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है, या तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, या c होगा, या d होगा। अब दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? दो वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, या टू वेरिएबल एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। पहला क्वेश्चन सर। हाँ पहला क्वेश्चन सर सी। यहाँ पे सेम पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या? जब आप लोग डेटा काउंट करते थे, ऐसे ऐसे होता था 15 17 ऐसे लिखे होते थे ना, तो आप 15 17 इधर भी डेटा होता था, इधर भी होता था। तो हम लोग देखते थे 15 17 किस में लाई कर रहा है, तो एक ही टाइम पर हम लोग उसको सेल्स में अरेंज करते थे, जो सेल होते थे हमारे उसमें अरेंज करते थे। नहीं समझे? बस समझ आया ना? बोलो। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन। अच्छा ही बताओ, फॉर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी हैविंग p plus q क्लासिफाई द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? p into q। कैसे? आप ये देखो, मैंने बताया था, वो माइंड में रखो ग्राफ, 0 से 4, 4 से 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, और इधर भी है 5 इधर 5 इधर, तो टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 25 सेल्स हो जाएंगे, 25 सेल्स हो जाएंगे, यानी p into q इसका आंसर आ जाएगा। बस समझा गया? नेक्स्ट पार्ट है आपका, सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में बी। मतलब जो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी है, जो आपका टेबल ऐसे लिखे जाते थे 0 से 4, 4 से 8, तो इसमें कुछ डेटा हमारे छूट जाते थे, नहीं लिखते। मतलब कुछ तो टैली मार्क होते थे और कुछ के टैली मार्क नहीं होते थे, यानी 0 आ सकता है, 0 हम लिख सकते हैं। आप देखो बाइवेरिएट डेटा जो है, इन्होंने ये बोला है कि फ्रीक्वेंसी टेबल, सेल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो सेल फ्रीक्वेंसी है क्या वो होना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं, आपका ब्लैंक भी हो जाता था। नहीं समझे? अब टेबल नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो वैल्यू है तो लिखना ही लिखना है आपको। आप ये देखो टैली मार्क, ये देखो बाइवेरिएट डेटा, एक मिनट मैं ओपन करवा रहा हूँ, पेज नंबर ओपन करना बेटे आप, ये वाला ओपन करना, पेज नंबर 18.4, ये देखो ये डेटा है यहाँ पे, ये है आपका, ठीक है। पीसी से रिलेटेड सारा है। आप देखो जरा, इसमें हमारे पास सेल्स क्या है, कुछ छूट गए हैं कि नहीं छूटे हुए? जिसमें हमारा डेटा आएगा लेवल से छूटेगा, यानी कि 0 हो सकता है हमारे पास। बात समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर p क्रॉस q बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आपका दो ही डेटा आपके सिलेबस में है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया, या तो दो ही चीज का कंपेयर आपके सिलेबस में है, या तो स्टैट्स इकोनॉमिक्स का दे देगा, या प्राइस डिमांड का दे देगा, या फिर और कुछ देगा। जब भी देगा तो दो ही कंडीशन देगा, तो दो ही आपके इसमें है। समझे? इसका आंसर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 होगा। नहीं समझे? क्योंकि देखो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही तो पढ़ा करते, 0 से 4, 4 से 15, 4 से
8 8 टू 12 12 टू 16 इधर भी यही पड़ा, तो दो ही तो था, एक इधर था एक इधर था, दो कंडीशन के लिए दो वेरिएबल हमारे था। मैथमेटिक्स सीखो या फिर इस तरह से दो सब्जेक्ट कोई भी हम कंपेयर करेंगे तो दो ही मिलेंगे हमें, ठीक। नेक्स्ट देखना, फॉर p क्रॉस q क्लासिफिकेशन बाइवेरिएट डेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था आपको कैसे ऐड, इसको ऐड कर दिया जाता है, जैसे 0 से 4 5 इधर और 5 इधर, तो दोनों दोनों मिला के 5 + 5 कितना हो जाता है 10 मैक्सिमम। असल में यानी कंडीशनल का मतलब क्या होता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 0 से लेके 4 तक आप स्टैट्स के मार्क्स का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, तो आप स्टैट्स का लिखना बोला मैंने, तो मैथ को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा और स्टैट्स के मार्क्स आप उस 0 से 5 वाले कॉलम में जितने भी होंगे वो सारे लिख दोगे। ऐसे ही तो थी, नहीं आ रहा बात समझ में, भूल गया बेटे। जैसे आपके एक इधर फ्रीक्वेंसी होता था, एक इधर फ्रीक्वेंसी होता था, दो फ्रीक्वेंसी होते थे, है ना। और मैंने आपसे बोला कि 0 से 4 वाले का लिखो स्टैट्स का, तो स्टैट्स इधर है और मैथमेटिक्स इधर है, तो स्टैट्स वाला ये वाला हो गया, तो इसके जितने भी कंडीशनल होंगे वो सारे लिख देंगे हम, बात समझ में। तो यानी कि हर एक 0 से 4 हो गया, 4 to 8 हो गया, 8 to 12 हो गया, सबका अलग अलग निकलेगा। तो कितने हैं टोटल, 5 इधर है, ऊपर इधर लिखे हैं 5 और 5 इधर लिखे हैं, यानी कि 5 + 5 कितना हो गया 10 हो जाएगा, यानी p + q हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा p + q, बात समझ आ गया। नेक्स्ट देखना, कोरिलेशन एनालिसिस एम्स 8, मतलब एम्स 8 क्या होगा इसका, कोरिलेशन पढ़ लिए, समझ में आ गया कैसे किया बेटे। कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में निकलता है कंफर्म, और मेजर भी किया जाता है इसका 2 वेरिएबल का। आप ये बताओ, आपको मालूम है कोरिलेशन 2 वेरिएबल के बीच में निकलता है, और उनका मेजरमेंट भी तो हम लोगों ने पढ़ा है, फार्मूला मेजरमेंट देखो, रैंक निकालना पढ़ लिया है ना, कॉन्करेंट पढ़ाना पढ़ लिया, कॉन्करेंट डेविएशन पढ़ लिया, और भी उसके बाद फिर मार्क कैसे निकाला जाता है वो भी पढ़ लिया, मेजरमेंट ही तो है, यानी कि बी और सी आंसर इसका हो जाएगा। आ रहा समझ। नेक्स्ट 7 रिग्रेशन बेटे, अभी रिग्रेशन पढ़ाया नहीं, अभी इसे छोड़ दो, रिग्रेशन अभी पढ़ाया नहीं, आगे देखो। आगे दिया है स्पूरियस कोरिलेशन क्या होता है, ये था नहीं इसमें हमारे स्टडी में, हां आगे रिग्रेशन भी हम सारे नहीं रिग्रेशन का आगे में ये 2-4 है, रिग्रेशन वाले अभी नहीं कराऊंगा, कंसंट्रेशन वाला कराऊंगा बेटे 4:30 मिनट तो बहुत टाइम है, ये एक्सरसाइज तो खत्म होने दो, हो जाएगा, बहुत बड़ी नहीं है, खत्म है, बस डायरेक्ट करना है। अभी देखो फटाफट होगा ये बेटे। डेफिनेशन याद कर लो आप, स्पूरियस का कोरिलेशन पीछे देख रहे हैं क्या दिया है, इट इज कोरिलेशन बिटवीन नो कैजुअल रिलेशन, जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा उसको हम बोलते हैं स्पूरियस कोरिलेशन, ठीक है। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम क्या होगा ये आप लोग खुद पढ़ोगे, एक बार थ्योरी पूरा पढ़ के आओगे, रिग्रेशन वाली थ्योरी आप छोड़ देना, रिग्रेशन वाली थ्योरी आप छोड़ देना, बाकी आप पढ़ के आओगे सारा, बाकी क्या इसमें है थ्योरी पढ़ाऊं ये वाला पढ़ा दो सारा करके ये डाउट है तो बता दो, इसमें रिग्रेशन बेटा, रिग्रेशन का मनी पढ़ना, रिग्रेशन का मत पढ़ना, रिग्रेशन का नहीं पढ़ाया है। अच्छा चलो आप लोग बताओ जरा 18 का आंसर बताओ, देखते हैं क्या सीखा था। 18 का आंसर बताओ, देखते हैं 18 का पहला correlation coefficient is positive, then the point of scatter diagram tend to cluster from lower left corner to upper right corner। मैंने आपको सिखाया था ये पॉजिटिव अप्लाई है ना, हाँ पॉजिटिव के लिए इस तरीके से बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, लोअर से अपर की ओर जाएगा, ऐसे बनाया था ना मैंने, ये लोअर से अपर आ रहा समझे। और r = 1 का बताना बेटे, r = 1 तो सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेगा, और उसके बाद लोअर टू अपर यही वाला चलेगा, लोअर टू अपर, ठीक है। अच्छा ये बताओ 24 जो क्वेश्चन है आपका 24
In case of correlation coefficient between two variable is 1, the relationship between the two variable could be, मतलब जो रिलेशन वो किस पे डिपेंड करेगा? आपका y इक्वल टू a प्लस bx दिया है बेटे, ध्यान से सुनना। ये आपका दिया है टू वेरिएबल इज 1, द रिलेशनशिप बिटवीन, इन केस आपको रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 1, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल वुड बी, आपको पता है जो भी हमारा इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a प्लस bx जैसे दिया है, ये सारा b पर डिपेंड होगा। अगर बेटे b की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका पॉजिटिव एक्स आएगा, लेकिन अगर b की वैल्यू लेस देन 0 लिख दे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इन्होंने ये बोला है कि जो रिलेशन है x और y के बीच का वो हमारा 1 दे रखा है। पॉजिटिव में तो इसके जो वैल्यू होगा वो भी हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी कि b ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं तो अपोजिट साइन हो जाएगा ना, तो उनका जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आंसर दे देगा। यानी कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए? b ग्रेटर देन 0 वाला करेक्ट होना चाहिए। नहीं समझ आया? यस सर। जैसे सिंपल सी बात बताओ मुझे, मैं आपसे बोलूं rxy = 1 है, एक मिनट के लिए मैंने ये बोला है ना, rxy = 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम b की वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा, तभी तो इसका रिलेशन हम क्या करेंगे, जब कंपेयर करेंगे सेम वैल्यू होंगे तभी तो आंसर मिलेगा। आ रहा समझ? अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उधर भी लेना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है तो उधर भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। बात समझे? आ गया? तो अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज सेकंड पर, सेट बी में। रिग्रेशन वाला छोड़ देना, सेट बी का मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता दूं एक बार। यस सर। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देखो। सेट बी क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या गिवन है पहले लिख लो। फॉर द टू वेरिएबल x एंड y, तो वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y, वो वेरिएंस आपका दिया है x y का 40, वेरिएंस ऑफ x गिवन है आपका 16, वेरिएंस ऑफ y गिवन है आपका 256। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है r। इसका फॉर्मूला होता है बेटे कोवेरिएंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये सर एनालिसिस कोई बात नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन तो स्टार्ट हो जाएगी। हां अच्छा फॉर्मूला लिखवाया था आपने इसको? हां ये कोई बात नहीं, छोटा सा है, 2-3 नंबर शुरू कर दिया, एक खत्म कर दो, ये वाला खत्म कर दो, फिर मैं इसका पढ़ा देता हूं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, आ रहा है अब 4 8 हो रहा है, बहुत क्या है देखो, देखा बेटे सर अगर टाइम बचेगा ना तो बाद में करेंगे पहले। सर सुनो, हां उसी को करा दो सर फर्स्ट वन वीडियो चल रही है। बस ये लास्ट क्वेश्चन बेटे लिख दिया, क्वेश्चन कंप्लीट करो। सर ये एक क्वेश्चन हां से लिख दो बेटे। कोवेरिएंस ऑफ x y की वैल्यू आपका 40 गिवन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको नहीं पता, वेरिएंस पता है। वेरिएंस हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो आप अंडर रूट कर दोगे, अंडर रूट 16 तो आंसर हो जाएगा 4। स्टैंडर्ड डेविएशन x का कितना हो गया? 4 हो गया, बोलो। और स्टैंडर्ड डेविएशन y का कितना हो जाएगा? 16। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 256, ये कितना आ जाएगा? 16। वैल्यू पुट कर दोगे आप और r की वैल्यू निकल जाएगा, आ जाएगा, कर लोगे। आपके लिए जो वर्क है ये पूरा 2 हाँ बात करो, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करना है आपको।